welcome to BIMT YouTube channel. So student, this is a lecture of income tax और आज भी हम कैपिटल गेन्स के न्यूमेरिकल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने कल एक न्यूमेरिकल किया था और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी बोला था करने के लिए, जिसका आज मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगी। तो ये वो क्वेश्चन है जो हमने कल इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये मिसेस विनीता है, उन्होंने एसेट्स परचेज किए 90,000 के फॉर 15 जुलाई 1990 में और उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट्स पर भी खर्चा किया, जैसे कि न्यू विंग वाज एडेड 1994-95 का इंप्रूवमेंट है, 2006-7 का इंप्रूवमेंट है, 2009-10 का इंप्रूवमेंट है। तो इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग सबसे पहली चीज हमें क्या याद रखनी होगी कि 1991 1 अप्रैल 1991 से पहले के सारे इंप्रूवमेंट्स को हमें 2001 से पहले के इंप्रूवमेंट्स को हमें नोट करना होता है। हमने इसके रिगार्डिंग पहले भी मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए हुए हैं और मैं आज दोबारा से पहले रिपीट करा रही हूँ कि हमें इंप्रूवमेंट की कॉस्ट 1 अप्रैल 2001 से पहले की इग्नोर करनी होती है। तो 2001 के बाद की जितनी भी इंप्रूवमेंट्स होंगी वो हमें लेनी होंगी। तो 2001 के बाद कौन-कौन सी इंप्रूवमेंट है, 2006-7 की और 2009-10 की। these दो इंप्रूवमेंट है, इन दोनों को हमें फॉर्मूले से अमाउंट निकालना होगा। फिर फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है, दैट इज 5,20,000 और एसेट जो है वो सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया कितने का, 50 लाख रुपीस का, 50 लाख रुपए का प्रीवियस ईयर में, और खरीदा कब था, 15 जुलाई 1990 में। ये लॉन्ग टर्म कंडीशन है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ और एक्सपेंसेस पे भी खर्च किया है साइकिल में, जैसे 3,50,000 स्टैम्प्स के ऊपर खर्चा हुआ है उनका, 2,50,000 ब्रोकरेज पर हुआ है, 10,000 रुपए उनके एडवर्टाइजमेंट पे हुए हैं। दीज ऑल आर द एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंसेस है और हमसे टैक्सेबल कैपिटल गेन पूछी है मिसेस विनीता की फॉर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, 2020 टू 21। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है 2006-7 का 122 और 2009-10 का 148। तो इस क्वेश्चन को आज हम करेंगे और अगर आपने करने की कोशिश की भी तो आज आप उसको चेक कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ long-term capital gains और इसके लिए for the assessment year 2020 to 21। particulars amount, ये हमारे कॉलम्स रहेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट के। और सबसे पहले हम हमेशा क्या लिखते हैं, सेल्स प्रोसीड्स या फुल वैल्यू कंसिडरेशन। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, सेल्स प्रोसीड्स, जितने का घर सेल आउट किया है वो अमाउंट यहाँ आएगी। उन्होंने घर कितने का बेचा है, 50 लाख रुपए का, तो 50 लाख रुपीस हमारी सेल्स प्रोसीड्स आ गई। अब लॉन्ग टर्म क्वेश्चन जब हम करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट हमें याद होना चाहिए। तो सेल्स प्रोसीड्स में से लेस हो जाएंगे एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं तो हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस ऑन सेल में देखेंगे क्या क्या चीजें आएंगी, एक्सपेंसेस ऑन सेल। इसके अंदर पहला एक्सपेंस क्या किया उन्होंने, स्टैम्प्स पर, स्टैम्प्स पर उनका खर्चा आया है 3,50,000। दूसरा खर्चा उन्होंने किया है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का है 2,50,000 and the third one is on advertisement। एडवर्टाइजमेंट को उन्होंने अमाउंट का खर्चा किया है 10,000। तो ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का टोटल कर लेंगे। इसको करने से पहले हम यहाँ पर एक और इंटरनल कॉलम बना लें। लेट मी टेक वन मोर कॉलम, एक और हम कॉलम बना लें। यहाँ पर अमाउंट के दो कॉलम बना लें और यहाँ पे हम अमाउंट लिख लें 3,50,000, 2,50,000, 10,000। इन सब का हम टोटल करेंगे। तो इन सब का जब हम टोटल करेंगे
6,10,000, तो 6,10,000 रुपए हमारे एक्सपेंसेस ऑन सेल आ जाएंगे। अब एक्सपेंसेस ऑन सेल आ गया, लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है, इसके बाद हमें क्या लेस करना होगा, इसके बाद हमें लेस करना होगा, ये तो पहला है नंबर 1 हमने लेस किया एक्सपेंसेस ऑन सेल। अब हम नंबर 2 पे जो लेस करेंगे, इसमें हम एबीसी करेंगे, नंबर 2 पे लेस होगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करने के लिए क्या करना होगा, देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि उसने एसेट परचेज कब किया है 1990 मींस 15 जुलाई 1990, और मैंने आपको पहले भी फॉर्मूले बताए, हम फिर से एक बार फॉर्मूला देख लेंगे। तो उन्होंने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर फर्स्ट 1990 में किया है और यहाँ पे है अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई एक्विजिशन की है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दोनों में से कंपेयर करेंगे, जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वो ले लेंगे, डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर जो कि 289 है। तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा in case where the asset is required before 1 April, क्योंकि उन्होंने 15 जुलाई 1990 में एसेट को परचेज किया है, तो इसलिए बिफोर 1 अप्रैल 2001 परचेज किया है, तो यही फॉर्मूला लगेगा डिवाइड बाय 100 वाला। तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे क्वेश्चन में से देखकर। ये क्वेश्चन है तो वैल्यूज पुट करेंगे, इसका एक वर्किंग नोट आप अलग से रफली बना सकते हैं। तो सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखिए, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो सिर्फ 90,000 है, 90,000 और फेयर मार्केट वैल्यू है 5,20,000, तो ज्यादा क्या है फेयर मार्केट वैल्यू, तो हम फॉर्मूले में लिखेंगे 5,20,000 मतलब फेयर मार्केट वैल्यू इनटू 100 डिवाइड बाय 100 इनटू 289। तो हम इससे अमाउंट निकाल लेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की अमाउंट आएगी 15,02,800। ये हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा 15,02,800। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमारे पास दो है, अगली बार एक 2006-7 की और एक 2009 की। तो इसके अंदर हमें अलग अलग सॉल्व करना है। फॉर 2006-7 फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 2006-7 के लिए क्या देखेंगे, अमाउंट कितना है 2,10,000 और डिवाइड क्या हो जाएगा, नीचे हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है 2006-7 का 122 into 289। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 497,459। ऐसे ही हम दूसरा निकाल लेंगे, इट इज 4,97,459। ऐसे ही हम निकालेंगे फॉर 2009-10। फॉर 2009-10 भी हम अमाउंट को वैल्यूज को पुट करेंगे। 2009-10 की इम्प्रूवमेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2,50,000, 2,50,000 डिवाइड बाय इस साल का इन्फ्लेशन इंडेक्स लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है 148। तो 2,50,000 डिवाइड बाय 148 मल्टीप्लाई बाय 289, तो उसका अमाउंट निकाल लेंगे। उसका अमाउंट जो आएगा निकल के वो आएगा 4,88,176। 4,88,176 इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद आउटर कॉलम में लिख देंगे 9,85,635। ये हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आ गई। हमने इनर में वर्किंग नोट बना लिया, जैसे हमने 6-7 का बनाया, ऐसे अब 9-10 का बनाएंगे। 9-10 की वैल्यू है 2,50,000, तो
डिवाइड बाय 148 मल्टीप्लाई बाय 289 तो आएगा हमारा 4,88,176 दोनों इंप्रूवमेंट्स को प्लस कर लेंगे प्लस करके ऊपर वालों में लिखेंगे अमाउंट जो भी प्लस ऐड करके आएगी दैट इज 9,85,639 अब हमें क्या निकालना है अब हमें क्वेश्चन में ऑलमोस्ट निकालना है तो इन सबको हम टोटल करेंगे इन सबको हम पहले प्लस कर लेंगे फिर यहाँ इसकी अमाउंट लिख के ऊपर 50 लाख में से माइनस कर देंगे क्योंकि हमें सारे लेस करने थे लेस करने के बाद हमारी अमाउंट आ जाएगी तो सबसे पहले जब हम इन सब इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमारा जो प्लस करके आएगा वो आएगा 30,98,435 30,98,435 ये आएगा इन तीनों वैल्यूज को प्लस करके अब क्योंकि हमें लेस करना है तो 50 लाख में से इस अमाउंट को लेस कर देंगे तो जब हम 50 लाख में से लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 90,01,565 तो ये जो आंसर है ये हमारी आई है क्या पूछेंगे हमें टैक्सेबल कैपिटल गेन्स तो ये हमारी अमाउंट आ गई टैक्सेबल कैपिटल गेन्स तो हमारा आंसर आया 19,01,565 तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया तो आप इस चीज का ध्यान रखिए हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए काम पे किस तरीके से करना और सबसे जरूरी चीज हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म का क्या फॉर्मेट है तो इस क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन हुई पूरा प्रॉपर लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है ये इसमें हम सेल्स प्रोसीड के बाद एक्सपेंसेस भी गिवन थे जो मोस्टली क्वेश्चन में नहीं भी दिए होते सारे एक्सपेंसेस को हमने प्लस करके उसका अमाउंट लिख दिया और दूसरा हम माइनस करते हैं लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए हमें देखना है कि एसेट को कब एक्वायर या परचेज किया है अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किया है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा डिवाइड बाय 100 अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद परचेज किया है तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा तो हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए कंडीशंस पता होनी चाहिए उसके बाद हम माइनस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी यहां पर 2 साल की दे रखी थी क्योंकि इंप्रूवमेंट हमें 1 अप्रैल 2001 से पहले की इंप्रूवमेंट को तो लेना ही नहीं है उन्हें इग्नोर करना है बट अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद की इंप्रूवमेंट्स हैं तो हमें फॉर्मूला लगाकर उन्हें अलग-अलग सॉल्व करना होगा फिर वो जितनी भी इंप्रूवमेंट है उन सबको प्लस करके आपको उनका अमाउंट लिखना होगा तो यहां हमारी 2 इंप्रूवमेंट्स थी तो दोनों प्लस करके अमाउंट लिख दिया अब इन तीनों ऐड वैल्यूज को ऐड किया ऐड करने के बाद जो आया उसको यहां लिख दिया और सेल्स प्रोसीड क्योंकि ये सारी अमाउंट लेस होती है माइनस होती है तो ये सारी अमाउंट 50 लाख में से जो इन सबको प्लस करके आया उसको माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आया टैक्सेबल कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 90,01,565 इस क्वेश्चन को आप दोबारा जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चन ही आएंगे तो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया अगर किसी ने प्रैक्टिस की थी उसकी कहीं कोई गलती है तो उसको देख सकता है करेक्ट कर सकता है इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन इसको मैं जरा ऊपर करके ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में दे रखा है मिस्टर ए सोल्ड हिज लैंड एंड बिल्डिंग ऑन August 1, 2019 फॉर ₹10 lakh मिस्टर ए ने अपना लैंड और बिल्डिंग को बेच दिया है 1 अगस्त 2019 को मतलब मिस्टर ए ने अपना लैंड और बिल्डिंग जो उनके पास था उसको सेल आउट कर दिया बेच दिया 1 अगस्त 2019 को कितने का सेल आउट किया 10 लाख रुपीस का they were purchased by him on July 1, 2012 for 3 lakh तो उन्होंने खरीदा कब था वो 1 जुलाई 2012 मींस 1 जुलाई 2012 में उन्होंने उसे परचेज किया था कितने का परचेज किया था 3 लाख रुपीस का तो ध्यान दें उन्होंने जो परचेज किया है वो 1 अप्रैल 2001 के बाद परचेज किया है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा नेक्स्ट A invested the following amounts on 1 October 2019 उन्होंने कुछ और खर्चे भी करे हैं 1 अक्टूबर 2019 को जैसे परचेज ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस इन नागपुर फॉर ₹1 lakh अब जो उन्होंने अपनी लैंड और बिल्डिंग बेची और उसका 10 लाख रुपया जो आया
उन्होंने उससे आगे अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया, मींस और जगह पे इन्वेस्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, 1 अक्टूबर 2019 में एक नया घर खरीदा, रेजिडेंशियल हाउस, रहने के लिए घर खरीदा नागपुर में 1 लाख रुपए का। तो फिर न्यू हाउस खरीदा क्योंकि उनका ओल्ड हाउस है और जो भी था उन्होंने बेचा भी है लैंड कंप्लीटली, उसके अलावा उनके पास अपना घर भी था। तो उन्होंने अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपीस उसमें से उन्होंने न्यू हाउस जो नागपुर में खरीदा वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। तो ध्यान दें, मैंने जब आपको एग्जेम्पशंस बताई थी तो मैंने बताया था 54F की जो एग्जेम्पशन है वो न्यू हाउस के लिए मिलती है। तो ये 1 लाख रुपीस वाला जो पॉइंट दे रखा है ये न्यू हाउस के लिए एग्जेम्पशन का पॉइंट है। दूसरा उन्होंने इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपीस बॉन्ड्स में जो रिडीमेबल होंगे आफ्टर 5 इयर्स इशूड बाय रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और 1 मई 2019। दूसरा उन्होंने 10 लाख में से 1 लाख रुपए को नया घर खरीद लिया, 5 लाख रुपए उन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिए। वो बॉन्ड्स 5 साल के बाद मैच्योर होंगे और वो बॉन्ड्स किसने इशू किए थे, RECL, मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। 54EC की एग्जेम्पशन, 54EC की एग्जेम्पशन है कि अगर आप बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं कोई लॉन्ग टर्म एसेट को बेचकर तो उसका जो बॉन्ड्स है वो दो ही चीजों से इशू होने चाहिए, या तो NHAI या RECL। तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स है वो RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से इशू किए जा रहे हैं। तो इसकी भी एग्जेम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 54EC। थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टेड ₹2 लाख इन यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड, और उसके अलावा उन्होंने 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिए। He did not own more than one residential house on 1st August 2019। और साथ में ये भी लिखा है कि 1 अगस्त 2019 में उनके पास एक घर से ज्यादा कोई घर नहीं था। As set in the capital gains exemptions if under section 54EC and 54F। तो हमसे पूछा गया है कि कैपिटल गेन निकालिए और एग्जेम्पशंस बताइए। अगर ये एग्जेम्पशंस है तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे लोकेशन में दिखाएंगे कि 54EC के एग्जेम्पशन और 54F के एग्जेम्पशन। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है 2012-13 का 200। तो हमें पूरा क्वेश्चन सेम सॉल्व करना है। लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है, 2012 में घर खरीदा था, 2019 में बेचा है। तो अगर 1 साल से ज्यादा का कुछ होता है सेल या परचेज का तो वो लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है। तो लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है, हमें इसे अपने तरीके से सॉर्ट आउट करना है। सिंपल है, आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉर्ट आउट करेंगे। करना कैसे, सबसे पहले सेल्स प्रोसीड लिखेंगे, एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दे रखे तो सीधा माइनस कर देंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी वाली है, 1 अप्रैल 2001 के बाद परचेज किया है, तो इसलिए दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूले से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन में इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दे रखी, इंप्रूवमेंट्स नहीं है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। तो सेल्स प्रोसीड में से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से हमें एग्जेम्पशंस को माइनस करना है। पहले एग्जेम्पशन 54F जो फॉर्मूले से निकलेगी और दूसरी 54EC की एग्जेम्पशन देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप करने की कोशिश करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताऊंगी और आप फिर उससे अपना चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। जो क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको लोकेशंस कराए हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इसके अलावा और क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।